सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। एक बेहतरीन अपडेट एनसीएल के अंदर आ रहा है। एनसीएल में देखोगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी। यहां पर बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। डिप्लोमा के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन से ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन से है या पावर सिस्टम से, उसको भी नोटिफाई प्रॉपर वे में किया है। तो एलिजिबिलिटी को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सिलेबस क्या रहेगा उसको भी क्लियर किया हुआ है। किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, इन सभी चीजों को क्लियर किया हुआ है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एनसीएल का नोटिफिकेशन अभी मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपके पास समय है। अभी 5 तारीख को इसका एंड हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना। तो 5 तारीख से पहले आप लोग फॉर्म को जरूर भरें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 150 के आसपास सिर्फ अकेले इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। एक बार सभी बालक इसको ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़िएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये बारीकी से आया हुआ था। अब इसके फॉर्म भी भराने जा चुके हैं, यानी फॉर्म 11 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, लगातार भरे जा रहे हैं और 5 फरवरी मार्च तक ये भरे जाएंगे। 5 मार्च तक ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले जो आपको है ये कंप्लीट पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इसमें मिनिमम जो है डिप्लोमा कम से कम चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिप्लोमा, बच्चों को डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए। साथ में साथ बीटेक भी अगर है तो आप कर सकते हो इस फॉर्म को फिलिंग। लेकिन ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेडिकेट कर रहा है। उसके बाद है असिस्टेंट फॉरमैन का। यहाँ असिस्टेंट फॉरमैन ईएनटी का लिए ट्रेनिंग ग्रेड 3, और यहाँ पर असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल वाले के लिए जो है आपको लगेगा कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल होगा, लेकिन आप देखोगे ये कंप्लीट जो है मैकेनिकल के लिए ही इस ग्रेड में रखा गया है। तो इसमें भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है ना। उसके बाद अगर बात करें तो असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भी डिप्लोमा के साथ साथ अगर आप बीटेक भी हैं तो भी यहाँ पर चलेगा। डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक दोनों चलेगा। अब हम कौन कौन से एलिजिबल होंगे, कितने पोस्ट के लिए, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहा कंप्लीट, ये रहा मैकेनिकल का, और ये पोस्ट रहा आपके लिए इलेक्ट्रिकल का। यहां पर जाएंगे तो यहाँ पे एक्सक्यूवेशन के अंदर और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट डेडिकेट करा इलेक्ट्रिकल वाले को। अगर यहाँ इसकी पोस्टों की अपन बात करें तो देखिए 74 पोस्ट और 74 पोस्ट, यानी टोटल 148 पोस्ट, यानी 150 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल वाले एसएससी जेई में पूरे भारत के अंदर अगर पोस्ट आती है तो 150 आती है, इलेक्ट्रिकल में 200 आती है, 250 आती है मैक्सिमम। जबकि अकेले एनसीएल के अंदर आपको 150 पोस्टें हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी माना जाए। टोटल भर्ती, सभी भर्तियों को काउंट किया जाए तो 270 पोस्टें टोटल इसमें दी गई है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पोजीशन नेम और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की भी जरूरत होगी। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी, थोड़ी सी वार्म अप की, थोड़ा सा सिटिंग की, तो कुछ कुछ फिजिकल भी होंगे, तो इसकी टेंशन अभी नहीं रखना है। अब यहाँ पे जो है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ ऐसा फिजिकल है। आपको ये एस का मतलब क्या है, एस टी का क्या मतलब है, ये आगे मेंशन किया गया है इसके अंदर। डब्ल्यू का क्या मतलब, ये सब का मीनिंग है। छोटे छोटे फिजिकल्स हैं जो आपको आसानी से किया जा सकता है। ओके, नाउ असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए भी कुछ ऐसे फिजिकल हैं जो आपको करना होगा। और ये फिजिकल ऐसा नहीं है कि टफ है, ग्रुप डी जैसा दौड़ना है 15 किलो 20 किलो लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिजिकल बहुत ही सिंपल होते हैं। पहले इस एग्जाम को बढ़िया से फाइट करिए। आइए यहाँ पर देखते हैं कि इस फिजिकल के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। एस का मतलब है आपको बैठना, एस टी स्टैंडिंग, डब्ल्यू वॉकिंग। तो इस तरीके के आपके फिजिकल है, तो यहाँ पे कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए अगर हम बात करते हैं आगे कि क्वालिफिकेशन जो है किन किन लोगों के लिए ये जरूरी है, मतलब कौन कौन क्वालिफिकेशन ये मांग रहा है और किसको नहीं लेगा, उसको भी इसने मेंशन किया है। जब इसके टेबल को देखिएगा तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हायर क्वालिफिकेशन जो है वो भी एलिजिबल है, इसमें दिया गया है ना, हायर क्वालिफिकेशन भी है। और कौन सा एलिजिबल नहीं है डिप्लोमा या बीटेक के अंदर, वो भी मेंशन किया है कि किस टाइप के ब्रांच के अगर हैं तो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जिससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाला असिस्टेंट फॉरमैन की अगर बात की जाए तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर का मिनिमम आपको डिप्लोमा चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो 12th प्लस अगर बालक अगर आप डिप्लोमा है तो वो भी 3 ईयर्स डिप्लोमा में ही काउंट होते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। अगर हम बात करें हायर क्वालिफिकेशन की तो यहां पर हायर कह रहा है इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर है तो ये चलेगा, क्योंकि ये इसी के पोस्ट है। लेकिन साथ में ये बोला है कि कौन सा पोस्ट नहीं चलेगा,
उसमें जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब पोस्ट नहीं चलेगा। साथ के साथ मैकेनिकल वालों के लिए भी ऐसी स्थिति बताई गई है ना। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देखिए क्या है, कह रहा है डिप्लोमा इन 3 ईयर, मिनिमम कम से कम 3 ईयर का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में। साथ के साथ इंजीनियरिंग डिग्री अगर है तो आप चल सकते हैं, यानी अगर आपका डबल ई में है या ट्रिपल ई में है, ये दोनों ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल होगा। तो 150 पोस्ट के लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए, चाहे डिप्लोमा है या बीटेक है। ओके नो, इसमें भी कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल में तो कई बार होते हैं, लेकिन कोई पावर सिस्टम से कर लेता है, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक से करता है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मेंशन क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, है ना, ये सब बालक एलिजिबल नहीं होंगे अगर इससे आपने बीटेक या आपने डिप्लोमा कर रखा है। तो ये कंप्लीट कौन बच्चे इसमें आ सकते हैं और कौन नहीं आ सकते, इसको लेके प्रॉपर इसने जानकारी दिया हुआ है, बहुत क्लियर तरीके से इसने बोला है ना। ट्रेनिंग पीरियड जो बोला है कि ट्रेनिंग जो है किसका कितने साल का होगा, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पे, यानी बालक देखिए पे स्केल तो सोचना ही है, सरकारी जॉब होता है तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है एंट्री पे लेवल जो है इसका ग्रेड सी बेसिक आरएस कम से कम 47,000 पर मंथ बनता है इसका। सिमिलरली इसका भी 47, इसका भी 47। तो पे के लिए बात सोचना ही नहीं है। अभी आपको पता है 8th पे कमीशन जब लगेगा तो सैलरी 1.5 गुना के आसपास बच्चों का बढ़ जाएगा, तो उसके लिए सोचना ही नहीं कि क्या कितना होना है। अब यहाँ देखिए कैडर के अकॉर्डिंग दिया हुआ ये एक कैडर है, लेकिन इसमें अनुभव की अगर बात करें, एक्सपीरियंस कितना साल का, एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रेनिंग का कितना ड्यूरेशन दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए 1 साल का ट्रेनिंग का समय दिया है, जबकि मैकेनिकल और सिविल के लिए कंप्लीट सबको 2 साल का सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद आपकी मेन ज्वाइनिंग होगी, लेकिन इस दौरान भी आपकी सैलरी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो ये रहा इसको लेके। तो सभी बालक 2 साल का ट्रेनिंग है, मतलब नहीं है, 150 पोस्ट है, इसका ध्यान रखना है, जम के तैयारी करना है, इस बातों का ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की अगर बात करें, एज लिमिट की, तो देखिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन यहां पर नहीं दिया हुआ है, जबकि एसएनटी आपको पता है, एससी और एसटी के लिए अगर बात करें 5 साल का, जैसे होता है सेंट्रल में, आपको ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 साल का, पीडब्ल्यू के लिए 10 साल का, है ना। तो इस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन आपको आपके अकॉर्डिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सब पोस्टों में दिया जाता है। अच्छा, इस फॉर्म को जो है आप भर सकते हैं, उसमें 1000 फॉर्म का लगेगा, लेकिन इसमें जीएसटी के साथ ये टोटल पड़ जाएगा 1180 रुपए। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। और एससी एसटी ईएसएम इस टाइप के बच्चों को कोई भी फीस नहीं लगना है यहाँ पे। अगर यहाँ पर आप बात करें कि एग्जाम में एक एक चीज को बहुत क्लियर रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स होनी चाहिए वो किसके लिए, कैटेगरी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम कट ऑफ 50 नंबर होना चाहिए। 100 नंबर का पेपर होगा, मिनिमम 50 आपको होनी चाहिए। 100 नंबर के पेपर होंगे, इसमें मिनिमम जो है 50 नंबर चाहिए जनरल वाले बच्चों को, ईडब्ल्यूएस को। एससी एसटी और ओबीसी वगैरह का जो नॉन क्रिमिनल वाले होते हैं उसको कम से कम 40 चाहिए। तो 100 में कम से कम 50 से नीचे सिलेक्शन हो नहीं सकता, चाहे बच्चे मान लो 100 टोटल 150 पोस्ट हैं, 100 ही बच्चा अगर 50 से ऊपर ला पा रहा है या 40 से ऊपर ला पा रहा है मान लो, तो ऐसी स्थिति में जो इस कैटेगरी वाला बच्चा वो उसमें रहेगा, और जनरल वाले में मान लो टोटल मैं कहता हूं जनरल में 30 पोस्ट है सपोज दैट, और बीसी बच्चे 50 से ऊपर लाए बाकी कम है, तो वो सेलेक्ट नहीं होंगे, चाहे सीट खाली रह जाए, यही कहने का इसका मतलब रहा है। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए 11 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। आपको इतना लेट नोटिफिकेशन फिर से बता रहे हो, इतना लेट इसलिए बता रहा हूँ बालक, क्योंकि 5 तारीख को यानी होली से जस्ट एक दिन बाद, होली के जस्ट एक दिन बाद क्या होगा आपका, ये जो है होली के जस्ट एक दिन बाद बालक ये जो है फॉर्म खत्म हो जाएगा भरना। तो 5 मार्च आखिरी डेट है, फॉर्म को भर लीजिए, इसलिए रिकॉल भी कर दे रहा हूं। अच्छी वैकेंसी है, इसके पीछे लगिए। इसका एग्जाम का पैटर्न भी देखिएगा ना, तो 100 नंबर में 70 नंबर खाली टेक्निकल का रहता है, जबकि 30 नंबर नॉन टेक्निकल का वेटेज है। अगर आप ये लगा लो 70-75% मार्क्स अगर उठा लेते हो यहाँ पर, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और टेक्निकल का वेटेज ज्यादा दिया है, तो जिन बालकों का टेक्निकल बेहतर है वो अच्छे से इस पेपर को दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसको पार्ट ए में बांटा गया है
पार्ट ए में टोटल 1 से 70 क्वेश्चन होंगे। ये कंप्लीट एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, टेक्निकल। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल पूछेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल पूछेगा, ईसी वाले हैं तो ईसी के सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, है ना। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 70 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 70 तो क्वेश्चन क्या रहेगा, टेक्निकल प्रश्न होंगे आपके। जबकि अगर मैं बात कर दूं आगे की तो खंड बी पार्ट बी के अंदर 30 क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल से रिलेटेड होगा। और ध्यान रखना प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन टोटल है तो 100 ही मार्क्स बैठेंगे, 100 ही मार्क्स बैठेंगे। अगर प्रश्न कितने हैं 100, यहां पर इस भी चर्चा की गई है। अच्छा, यहां पर अगर देखोगे तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, मार्क्स नेगेटिव मार्क्स की कोई चर्चा नहीं की गई है, नेगेटिव मार्किंग की कोई चर्चा नहीं किया हुआ है, ठीक है। इन भी बातों का ध्यान रखना है, यानी नो नेगेटिव होगा यहां पर। चलिए अगर हम बात करते हैं इसको लेके कि 30 प्रश्न में क्या क्या रहेंगे, जनरल नॉलेज रहेगा जिसमें सभी चीज आ जाते हैं लगभग। ध्यान रखिएगा आजकल जनरल नॉलेज में भी आपको करंट से बहुत ज्यादा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट पे पकड़ होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की भी बात की गई है, यहाँ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस ये सब चीजों की चर्चा की गई है। उसके बाद हम बात करें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बालक, तो यहां पर देखिए जो जनरल नॉलेज में उसमें जनरल साइंस को भी शामिल किया गया है, ऑल और अबाउट इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को भी चर्चा में लिया गया है। जैसे कि आईएएस का पेपर ले रहा हो, इंटरनेशनल को भी यहाँ पे शामिल किया है, इंडिया के रिलेशंस और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस। 9 अगर हम बात करें अवेयरनेस में तो आपको स्पोर्ट्स का, डिफेंस का, बुक्स प्राइज, ये क्या होता है, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, यानी आपको कम से कम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बालक 30 नंबर का वेटेज यहाँ है। जितनी आपको हमको लगता है जानकारी आपको रहता होगा उस हिसाब से अगर मैं कहूं तो इससे भी आप कम से कम ठीक ठाक नंबर उठा लोगे। अगर चूंकि देखो मैथ से आप उठा ही लोगे, रीजनिंग से उठाओगे ही मार्क्स, और यहाँ के मार्क्स में अगर वेटेज हम करें 30 नंबर का तो 7.5 का भी वेटेज रखें, या किसी का 8 का, किसी का 9 का, किसी का 6 का ही वेटेज रखें, तो भी बालक यहाँ से ठीक ठाक नंबर आप उठा सकते हो। क्योंकि आप एसएससी जेई करते हो तो भी ये सब चीज पढ़ते हो, आरआरबी जेई पढ़ते हो तब भी ये करते हो, किसी भी चीज के लिए आपकी तैयारी इसके लिए होती है तो आप तैयारी यहाँ बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो टेक्निकल भी हो जाएगा बेहतर और नॉन टेक्निकल। नो अगर आप इस चीज को करते हो तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में कैसे जाओगे, देखिए अगर इस टाइप की एग्जाम की तैयारी करनी है तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में एक कोर्स है मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स को अगर आप फॉलो करते हैं, देखिए कब एग्जाम हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। ऐसे एग्जामों में बीओडी के रूप में कंप्लीट अवेलेबल है। साथ के साथ हम जो भी लाइव कराते हैं मास्टर कोर्स में लाइव चलता ही है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी आरआरबी जेई का हमारा लाइव चल रहा है तो आप लाइव उसको फॉलो कर सकते हो उस बैच के अंदर। और एनसीएल के लिए जितने भी सब्जेक्ट की नीड होगी हमारे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के मास्टर कोर्स में जाएंगे। हमारा एप्लीकेशन होगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, या फिर आप हमारे दिए गए एप्लीकेशन पे यहाँ पे इनरोल दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मास्टर कोर्स को फॉलो करिए, एनसीएल के लिए बेहतर होगा। साथ के साथ अगर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं एनसीएल को लेके एक अच्छा अपडेट आपको मिला होगा। अब पहले मैं एनसीएल को इसलिए भी किया क्योंकि आपको पता है कि एनसीएल का भर्ती का जो है अब डेट खत्म होने वाला है, और आज अभी पता एक चीज और पता चला होगा बालक, एचपीसीएल की भी भर्ती आ चुकी है। अच्छी खासी पोस्ट एचपीसीएल की है, उसका भी हम अपडेट करेंगे। जम के लगी है, भर्तियां लगातार आ रही है। आपको पता है एसएससी जेई अपकमिंग चल रहा है, शिफ्ट 2 के लिए भी चल रहा है, आरआरबी जेई शिफ्ट 2 आ गया, आरआरबी जेई फिर आपका 26 आएगा, उसके बाद आपका एनसीएल का आ गया, एचपीसीएल का, बहुत सारे रिक्रूटमेंट एकदम। डीएसएसबी के अंदर इलेक्ट्रिकल का आपका पोस्ट है ही नहीं, तो बहुत सारी ऐसे भर्तियां जो बैक टू बैक आ ही रही है बालक। इसी में अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत लोग उसको भरते हैं, बहुत लोग उसको नहीं भरते, तो इसी किसी में अगर आप भर लोगे। और कई बार क्या होता है कि सीटें जो यहाँ पे दी गई हैं तो एक ही बच्चा हर में नहीं भी भरता, तो कई बार अपॉर्चुनिटी इसके लिए भी मिलता है कि वहां बहुत ज्यादा क्राउड नहीं रहा था। जो बच्चा एवरेज होता है, जो टैलेंटेड रहेगा वो तो सब में सिलेक्शन पाएगा। तो जम के लगिए, तैयारी करिए। उम्मीद करते हैं एनसीएल की भर्ती इस बार आपके हाथ में होगी, इसकी जॉब भी आपके हाथ में होगी। मिलते हैं आपसे एचपीसीएल के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।